बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर सबसे अहम जो टॉपिक है वो है यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलस। ये तीनों नाम सेम है। अब इसको हम पढ़ने से पहले हम जो है डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो सॉलिड्स की होती हैं, दरअसल वो एक किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हमें बताती हैं कि जो आपके पास सॉलिड्स हैं, किस तरह एक सॉलिड मटेरियल रिस्पॉन्ड करेगा अप्लाइड फोर्सेस को या डिफॉर्मेशन को। यानी कि जब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स की जाएगी तो इस फोर्स को ये किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। क्या ये टूट जाएगा जल्दी में, क्या ये डिफॉर्म होगा यानी कि वो एक्सपेंड होगा, क्या ये कंप्रेस होगा। तो फोर्स देने के बाद ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उस फोर्स को कैसे वेलकम करेगा, उस फोर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये प्रॉपर्टीज हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बताई जाती हैं। अब वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कुछ कौन सी हैं? मिसाल के तौर पर इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल की, डक्टाइल प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी या हार्डनेस। कोई ऑब्जेक्ट कितना सख्त है, कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी टूट जाता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना डक्टाइल है, या इलास्टिसिटी क्या है। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर मैंने इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डक्टाइल डिफॉर्मेशन, ब्रिटल डिफॉर्मेशन, इनको इंतहाई आसान लफ्जों में वहां पर समझाया है। वो इसीलिए समझाया था कि आगे चलकर इन लफ्जों को आपने देखना होगा, और जब आप उन लफ्जों को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये लफ्ज यहाँ पर क्यों है और इनका आखिर क्या मतलब है, ये यहाँ पर क्या काम सर अंजाम देते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक लेक्चर 3 जिसमें हमने सारे इस चैप्टर के बेसिस कवर किए हैं वो आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें, उसके अंदर ये चीजें शामिल हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जो इस लेक्चर का सबसे अहम टॉपिक है वो है यंग्स मॉड्यूलस। अब यंग्स मॉड्यूलस को आप अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहें तो भी बात सेम है, या इसको इलास्टिक मॉड्यूलस कहें बात तब भी सेम है। यंग्स मॉड्यूलस को या इन सारों को जो डिफाइन या जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो या तो y से किया जाता है या तो e से किया जाता है। यानी अगर कहीं पर रिप्रेजेंटेशन e से हो तो भी ठीक है, अगर कहीं पर यंग्स मॉड्यूलस की या इनकी रिप्रेजेंटेशन y से हो या e से हो, दोनों सूरतों में ठीक है। अब ये क्या है? यंग्स मॉड्यूलस एक किस्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की, जो हमें मेजर करके देती है स्टिफनेस और इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। कोई भी सॉलिड मटेरियल कितना स्टिफ है, कितना सख्त है, या कितना इलास्टिसिटी रखता है, या कितनी लचक रखता है, ये हमें बताता है कौन? यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस बताने के बाद या यंग्स मॉड्यूलस का जो वैल्यू होगा उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये मॉड्यूलस क्या इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी या लचक की प्रॉपर्टी रखता है, या वो जो है स्टिफ है या वो सख्त है लोहे की तरह। अब ये प्रॉपर्टी हमें कैसे पता चलेगी? लफ्जों में या न्यूमेरिकल्स में? यंग्स मॉड्यूलस के नंबर से। यंग्स मॉड्यूलस का जितना नंबर होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्टिफ होगा या ये इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है। दूसरी चीज ये कि यंग्स मॉड्यूलस कंप्यूट करता है कि हाउ मच अ मटेरियल विल डिफॉर्म, स्ट्रेच और कंप्रेस अंडर अ गिवन फोर्स। इस फोर्स देने के बाद, ये फोर्स अगर मैंने इस स्टील को दी है 1000 न्यूटन, तो स्टील का 1000 न्यूटन फोर्स देने के बाद ये मटेरियल क्या डिफॉर्म होगा, या क्या इतने पे वो स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाएगा या नहीं, ये चीज हमें बताएगा कौन? यंग्स मॉड्यूलस। अब मिसाल के तौर पर एक तरफ आपके पास रबड़ है, एक तरफ आपके पास लोहा है। आपने रबड़ को दी 10 न्यूटन फोर्स और इस लोहे को भी दी 10 न्यूटन फोर्स। यंग्स मॉड्यूलस आपको बताएगा कि भाई 10 न्यूटन फोर्स पर ये रबड़ तो आपका एलोंगेट हो जाएगा, मगर 10 न्यूटन फोर्स देने से ये जो आपका आयरन या लोहा है ये एलोंगेट नहीं होगा। अब ये बताने वाला या ये कंप्यूट करने वाला जो चीज है वो आपके पास कौन है? वो यंग्स मॉड्यूलस है। कि भाई स्ट्रेस देने से क्या ये मटेरियल आपका पुश होगा या कंप्रेस होगा, या खींचने से क्या ये एलोंगेट होगा या नहीं होगा, ये प्रिडिक्ट हमें करके कौन बताएगा? वहां पर अप्लाई करने से पहले ही यंग्स मॉड्यूलस के वैल्यूज हमें बता देंगे। उसके बाद इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन आप पढ़ें,
आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन अपने बोर्ड के एग्जाम्स में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पर ज्यादा डेफिनेशन इसलिए लिखे हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने आसान हो जाएं, ताकि आपके पास ऑप्शंस हो कि आप कौन सी डेफिनेशन को पिकअप करना चाहते हैं और कौन सी डेफिनेशन को आप बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर लिखना चाहते हैं या नोट्स में लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पर यह है कि ये जो आपके पास यंग्स मॉड्यूलस है, ये मेजर करता है कि हाउ मच एन ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्स आर स्ट्रेन व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपके पास है, मैंने इसके ऊपर कितनी मैं फोर्स अप्लाई करूं, ये जो मैं फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं ये स्ट्रेस है, इसके नतीजे में ये कितना स्ट्रेन होगा या ये कितना ये डिफॉर्म होगा, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू बताएगा। अब ये डिफॉर्म हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका डिफॉर्म हुआ तो इस ऑब्जेक्ट के डिफॉर्म होने के लिए जो हमने स्ट्रेस इसके ऊपर दी या इसके ऊपर फोर्स दी वो कितनी थी, इसका भी जवाब हमें जो बताएगा उसका नाम यंग्स मॉड्यूलस है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास ये बिल्कुल सीधा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर स्ट्रेस लगाई गई और स्ट्रेस लगाने की वजह से इसके अंदर डिफॉर्मेशन आई है यानी स्ट्रेन आई है। तो स्ट्रेस देने की वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन आई है, तो ये रेशो हमें जो बताएगा कि कितनी स्ट्रेस पर कितनी स्ट्रेन का वैल्यू आएगा या कितनी स्ट्रेस देने पर वो ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेन का वैल्यू रखेगा, ये हमें यंग्स मॉड्यूलस बताएगा। अब यहाँ पर हम इसलिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है इन सारी बातों से ऐसे लगता है कि ये एक किस्म का रेशो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। भाई स्ट्रेस कितनी दी गई और उसके नतीजे में कितनी स्ट्रेन आई, दोनों को डिवाइड करो, जवाब जो मिलेगा वो आपको यंग्स मॉड्यूलस का मिलेगा। इसलिए आपके पास यहाँ पर फार्मूला है यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी कि इट इज रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो अब यहाँ पर अगर आप इस सेम चीज को सिंबल्स में लिखना चाहें या उसकी जो ऑफिशियल साइंस है उनमें आप लिखना चाहें, और ये बेहतरीन वे भी है कि यंग्स मॉड्यूलस को हम जाहिर करते हैं y से, यहाँ पर आप e भी लिख सकते हैं तभी कोई इशू नहीं है। तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस को हम जाहिर करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को हम जाहिर करते हैं ईटा से। तो y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ईटा। अब आपके पास ये फार्मूला है यंग्स मॉड्यूलस का और इसी को आप जहन नशीन कर लें, और ये आप डिस्क्रिप्टिव में फार्मूला इसको भी आप जहन नशीन कर लें। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, यानी कि इसी सेम फार्मूला को जो आपका हकीकी फार्मूला स्ट्रेस या यंग्स मॉड्यूलस का है, लेकिन हम इसको अब एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम इस फार्मूले को थोड़ा इलाबोरेट करना चाहते हैं, वजाहत में डिटेल में जाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो स्ट्रेस का फार्मूला है जो हम इससे कबल वाले लेक्चर में पढ़ के आए वो हमने लिखा, और यहाँ पर जो ईटा का वैल्यू यानी स्ट्रेन का वैल्यू है जो हम पिछले वीडियो में ये भी हम डिस्कस करके आए, अब ये दोनों वैल्यूज इसकी जगह और इसकी जगह हमने करने हैं रिप्लेस। अब जब हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे फार्मूला में पुट करेंगे, तो y की जगह हमने y लिखा, इस अंडरलाइन की जगह या आप कहें अपान की जगह हमने अपान लिखा। ये जो सिग्मा है या स्ट्रेस है, स्ट्रेस की जगह हमने स्ट्रेस का फार्मूला लिखा एफ अपान ए। ईटा की जगह हमने वैल्यू लिखा जो कि आपके पास है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब यहाँ पर कोई मसला नहीं है, हम यहाँ से इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कुछ स्टेप्स इंक्रीज किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पर कौन सी बेसिक मैथ चल रही है, उसी इसी के लिए हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है। तो y इज इक्वल एफ अपान ए डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिवाइडेड है हमने इसको डिवाइडेड लिखा, इनटू में आपके पास कौन है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, तो एफ अपान ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपान एल। सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अब मैथमेटिक्स का एक उसूल दूसरा ये भी है कि डिवाइड को आप चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई की साइन में। हमने इसको मल्टीप्लाई की साइन में चेंज किया। जब भी डिवाइड को आप मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करेंगे तो आगे से जो आपके पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हैं उनको आप रिवर्स करेंगे, यानी एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल नीचे चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास ये हो गया एफ अपान ए इंटू एल, जो कि एल पहले नीचे थी अब एल आपके ऊपर है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ये बेसिक मैथें आपको आनी चाहिए।
अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि F को हमने मल्टीप्लाई किया L के साथ, A को हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा L के साथ, तो अब आपके पास ये फार्मूला दूसरा भी आ चुका है यंग्स मॉड्यूलस का कि y इज इक्वल टू F इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू एल डेल्टा L। अब अगर आप इससे यूनिट निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। डेल्टा L में डेल्टा को आप छोड़ें क्योंकि डेल्टा तो एक किस्म का लफ्ज है जिसका मतलब है चेंज, डेल्टा कोई क्वांटिटी तो नहीं है, इसका यूनिट होगा। तो डेल्टा के बाद आपके पास है लेंथ, तो लेंथ का यूनिट है मीटर। मीटर और मीटर एक दूसरे से हो गए कैंसिल, तो बाकी बचा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो यूनिट है या जो ये एक्सप्रेशन है ये बराबर है पास्कल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यंग्स मॉड्यूलस का भी जो यूनिट है वो पास्कल है। यहाँ पर रुके और दो चीजें समझें कि भाई जो भी यूनिट आपका स्ट्रेन का है वो कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेन के पास नो यूनिट नो डायमेंशन, बाकी बचे स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस। तो जो यूनिट स्ट्रेस का है वही यूनिट यंग्स मॉड्यूलस का है, यानी दोनों का यूनिट सेम है पास्कल, ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि अगर आपने इस सिलेंडर को एलोंगेट किया है, यानी ऊपर से फोर्स लगाई नीचे से फोर्स लगाई, तो आप देख सकते होंगे कि ये थोड़ा ऊपर चला गया थोड़ा नीचे चला गया। अब इसकी ये तो थी ओरिजिनल लेंथ, ये जो थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया ये आई है इसमें डेल्टा एल। तो एल प्लस डेल्टा एल यहाँ पर बता रही है कि उसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एल इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और डेल्टा एल इसमें जो चेंजेस आई हैं वो है जो हमने यहाँ पर लिखी है। ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए थी। अब यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें जो मैंने शुरू में ही कही कि इलास्टिक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस तीनों चीजें सेम है। जहां पर भी आपको एक तीनों लफ्ज में से कोई भी एक लफ्ज मिले तो बात सेम है। उसके बाद दूसरी बात यह कि इन तीनों को इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो आप इनको ई से जाहिर कर सकते हैं या तो आप इनको वाई से जाहिर करते हैं। तो जहां पर जोन सी भी सिंबल हो आपने उसको समझ लेना है कि ये किस काम के लिए और किसके लिए है। और इसीलिए आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई आपके पास y इज इक्वल टू सिग्मा अपान ईटा अगर है तो y की जगह आपने लिखा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान ईटा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको सिग्मा का फार्मूला चाहिए तो सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू ईटा, जो हम इससे कबल वाले वीडियो में इन चीजों को हम लिख के भी आए और इनके एक्सप्रेशंस को समझने भी आए इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको बातें वो वाजे हो गई। अब हम थोड़ी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर चलते हैं कि भाई इन फार्मूलाज से हमें क्या क्या चीजें समझनी चाहिए और ये फार्मूलाज हमें अपने अंदर जो चीजें हमें बताना चाहते हैं वो कौन सी, हम उनको थोड़ा इलाबोरेट ज्यादा करेंगे ताकि आपके माइंड में वो बात डिस्क्रिप्टिव वे में पहुंच जाए। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास स्टील है तो स्टील को जो यंग्स मॉड्यूलस है वो हायर है रबड़ से, यानी रबड़ के पास यंग्स मॉड्यूलस कम है, स्टील के पास यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है। अब इससे क्या होगा, विच मेक्स स्टील मोर रेजिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन देन रबड़, जिसकी वजह से जो स्टील को डिफॉर्मेशन देने की लिए आप अगर उसको देंगे तो वो रेजिस्ट करेगा यानी वो रुकावट देगा देन रबड़, यानी रबड़ को अगर आप डिफॉर्म करना चाहेंगे तो वो आपको रुकावट नहीं देगा, वो आपके पास कोई मुश्किलात नहीं देगा, आप खींचेंगे आराम से चलाएगा। स्टील को आप खींचेंगे तो आराम से चला नहीं आएगा बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू द डिफॉर्मेशन, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन से रेजिस्टेंट है या डिफॉर्मेशन को रोक रहा है व्हेन सब्जेक्ट ऑफ फोर्स, जब आप उसको फोर्स लगा रहे हैं। दूसरी बात यह कि द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स मटेरियल एंड द डायमेंशन। भाई मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, अब ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा तीन चीजों पर। एक तो आप अप्लाइड फोर्स कितनी कर रहे हैं, मैं इतनी दूं तो नहीं आएगा। जाहिर सी बात है जब आप इसको बहुत ज्यादा फोर्स देंगे तो ये एलोंगेट हो सकता है। तो एक तो डिपेंड करती है कि भाई उसको आप फोर्स कितना दे रहे हैं। दूसरा मटेरियल कौन सा है, भाई अगर मैं ये फोर्स दे रहा हूँ रबड़ को तो वो तो चला आएगा, अगर मैं सेम वही फोर्स 5 न्यूटन वाली दूंगा स्टील को तो वो तो एलोंगेट नहीं होगा, वो तो स्ट्रेच नहीं होगा, वो तो एक्सपेंड नहीं होगा। तो मतलब कि भाई जो डिफॉर्मेशन है वो अप्लाइड फोर्स पर तो डिपेंड कर रही है मगर वो डिपेंड कर रही है मटेरियल पर भी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि भाई मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाकर मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया है, तो अब इसी जो है आपके पास मैं इसको इतनी फोर्स देकर डिफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मटेरियल पर। तो मटेरियल जो है वो
दूसरी चीज है आपके पास डिफॉर्मेशन की चीज को मेजर करने के लिए। जो तीसरी चीज आपके पास है डायमेंशन। हो सकता है कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती, यानी कि डायमेंशन, जाहिर सी बात है, डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट इन सब चीजों को मिलाकर बनता है। अगर इसकी बहुत ज्यादा लेंथ होती सेम मार्कर की, तो इसको इलोंगेट किया जा सकता था या इसको डिफॉर्म किया जा सकता था आराम से, एज कंपेयर टू इस छोटी के। अगर आप इस बड़ी मार्कर को एक्सपेंड करना चाहेंगे तो हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो इसको करने के लिए आपको फोर्स और ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि डिफॉर्मेशन डिपेंड तो उनके डायमेंशन भी करती है, डिपेंड उनके मटेरियल पर भी करती है, और डिपेंड उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है उस पर भी करती है। अब एक दूसरी ऑब्जर्वेशन पर हम आते हैं कि भाई जब भी आपके पास, अगर आप कंपेयर करें एक रॉड को मेड विथ सेम मटेरियल हैविंग डिफरेंट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपके पास एक दो किस्म की रॉड है, जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई हैं। बिल्कुल ये दोनों प्लास्टिक की रॉड्स हैं जो कि बनी हुई हैं, मगर एक की जो लेंथ है वो ज्यादा है और दूसरी की जो लेंथ है वो कम है। यानी कि सिर्फ इतना फर्क है, मटेरियल दोनों का सेम है, मगर जो आपके पास लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इन्हें तोड़ना जाने, उनमें जो आपके पास है वो फर्क है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक आयरन रॉड है जो कि 5 मीटर की है, और दूसरी आपके पास आयरन रॉड है जो कि 10 मीटर की है। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर एक चीज ये साबित हुई कि जो लॉन्गर द ऑब्जेक्ट होगा उतना वो ज्यादा एलोंगेट होगा, और जो आपके पास थिकर ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो कम एलोंगेट होगा या कम लॉन्गर होगा या छोटा होगा, तो उसको जो आप एलोंगेट करने के लिए फोर्स देंगे तो वो एलोंगेट कम होगा। तो यहां से बात ये साबित होती है, ये इसलिए है क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ है, कि भाई जिसकी जितनी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा, उसको आप डिफॉर्म उतना ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि जितना कोई चीज ज्यादा डिफॉर्म होती है मतलब उसके ऊपर स्ट्रेंथ ज्यादा हुई। तो जितनी कोई चीज का लेंथ ज्यादा होता है तो उसके लिए स्ट्रेन भी उसका ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह कि स्ट्रेन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कि अगर किसी चीज का एरिया ज्यादा होगा तो स्ट्रेन उसकी जो है वो कम होगी। ओ कैसे, वो हमने यहां से इस फार्मूले से साबित किया है। सेम फार्मूला हमने उठाया है, ईटा इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई। सिग्मा का फार्मूला है एफ अपान ए। ए जब नीचे गया तो आपके पास स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गई, मगर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। आई होप कि आपको यहाँ तक बेहतरीन नमूने से चीजें समझ आई हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स और छोटे छोटे मिसाल और छोटे छोटे फार्मूले इंतहाई एक्सप्लेनेबल वे से आपने समझा, तो हमारे लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ आया, और लाइक करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।